हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा। ओके, और अपना नेक्स्ट लेक्चर आ गया है अपना मैग्नेटिज्म पे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन लोग यार क्या है, बार बार उलझ जाए। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में भला? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़े थे, है ना। और क्या बोले तो उसको, और किस चीज़ के बारे में पढ़े हैं? राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं, फील्ड लाइन के बारे में पढ़े हैं। आज एक नई चीज़ पढ़ने वाले हम लोग, और उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स जितना आपकी बुक में है उससे ज़्यादा ही लिखाना मेरा मकसद होता है। आप लोगों को शुरुआत से पता है, ठीक है। तो चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सबसे पहली बात तो 5B से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5B से। फ्लक्स का मतलब क्या है समझ लो, ठीक है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक का तो पता चल रहा है, चलो B लगा दिया, लेकिन फ्लक्स क्या है, ये फाई क्या है? तो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है। मैंने एक एरिया उसके सामने खड़ा कर दिया, ठीक, इमेजिनरी एरिया। ओके, या एक तरीके से ऐसे मानो कि कई सारी गोलियां छोड़ी जानी है, सामने एक बोर्ड लग रहा है, उस पर छोड़ी जानी है, बार बार कई सारी गोलियां छोड़ी जा रही है, ठीक है। तो जो गोलियां हैं वो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन है, ओके, और जो बोर्ड है वो इमेजिनरी एरिया है। तो हम छोड़े कई सारी गोलियां ऐसी होंगी जो बोर्ड पे लगेंगी, कई सारी गोलियां ऐसी होंगी जो बोर्ड के आसपास से चली जाएंगी, है ना। जो गोलियां बोर्ड पर लगी, नंबर्स ऑफ गोलियां दैट हिट द बोर्ड, दैट विल बी फ्लक्स ऑफ द गोलियांस, द बुलेट्स। ओके, बुलेट्स का वो क्या होगा? फ्लक्स होगा। ऐसे ही द नंबर्स ऑफ field line passes through an imaginary area. Numbers of field line passes through a imaginary area placed normal to it. हालांकि नॉर्मल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, फिर भी हम बाल देते हैं, placed normal to it. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन। और कौन सी फील्ड लाइन है ये? कौन सी फील्ड लाइन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू an imaginary area will be called magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, ये डिपेंड करता है एरिया किस तरीके से हमने इमेजिन किया है, ओके। हालांकि टोटल फ्लक्स कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। क्यों होती है वो भी समझो, सब समझ के जाओ यहाँ से। नो, क्यों जीरो होती है? ध्यान दो, बिकॉज या एज फील्ड लाइंस, अरे यार, फील्ड लाइंस मेक क्लोज्ड लूप। क्या बनाती है ये?
क्लोज लूप बनाती है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे भी साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, यदि टोटल फ्लक्स को मैं क्या बोलूँ, कांस्टेंट रखूँ, एरिया चेंज ना करूँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना करूँ, वेरिएबिलिटी ना लाऊँ, तो जीरो रहेगा। ठीक है, क्या होगा, ये मेरा हाथ है, फील्ड लाइन ऐसे गई, ऐसे निकल गई, ऐसे गई, ऐसे निकल गई, फिर घूम के आ जाएगी वही फील्ड लाइन, हाँ या ना, कि भाई उधर ऐसा होगा, इधर एन होगा, चलो ठीक है। तो क्या नाम जो है, एन से ऐसे गई, एस से इधर से फिर आ गई, हाँ या ना, ये गई, ये आ गई, ये गई, ये आ गई, जितनी गई उतनी आ गई। ओके, सॉरी भाई साहब, ठीक है, समझ में। इस तरीके से जो क्लोज्ड क्या नाम जो है ना, क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसीलिए उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहता है, हमेशा जीरो रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पढ़े थे थोड़ा सा, उसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा नहीं था, उसका भी फ्लक्स होता है, उसका भी फ्लक्स होता है, ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं होता, क्यों, वो क्लोज लूप नहीं बनाता। कैसे, 12th में समझोगे, अभी छोड़ दो। चलिए आगे देखिए, it is represented by 5e, जैसा कि आप देख चुके हो ऊपर, 5e से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यूनिट भी लिख देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। हालांकि फॉर्मूला नहीं है आपके सिलेबस में। इसकी यूनिट क्या है, वेबर। क्या यूनिट है, वेबर, ठीक है। चलिए, जो किसके इक्वल होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। किसके इक्वल होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बहुत कुछ लिखा दिया मैंने इसके बारे में। ओके, और देखें, if B is magnetic field okay, del S is the imaginary area है, okay, and theta is the angle between B and del S. Then तब फाई बी की वैल्यू होगी बी डॉट डेल एस डॉट कॉस थीटा। क्या होगी, बी डॉट डेल एस इंटू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे डेल एस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एंड फाई जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और कॉस थीटा क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स। ओके, तो आपको याद रखना है, फिलहाल तो आपको कुछ नहीं करना इसमें, आपको ज़्यादा समझना नहीं है, बहुत ज़्यादा है, अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ समझा दिया फ्लक्स के बारे में, ठीक है। फ्लक्स बस यही है कि तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बी पे एस पर और थीटा पर। यदि थीटा 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा। ओके, मतलब ऐसे रखा हो मेरा एरिया और फील्ड ऐसे आ रही हो। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो 90 डिग्री है, 0 तो है नहीं, सब यही बोल रहे होंगे ना, एरिया ये बी एस है, ये देखो 90 डिग्री है, आया ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 0 डिग्री है। कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर की। किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर की।
एरिया और एरिया वेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना ये चीज़, याद रखो। एरिया और एरिया वेक्टर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। देखो ये यदि एरिया है, दिस इज द एरिया, देन दिस विल बी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। हमेशा एरिया वेक्टर एरिया से परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। याद रखना, याद रखना ये चीज़, ये 12th में भी काम आएगी आप लोगों को, वहाँ तो बहुत काम आने वाली है, हर जगह यूज़ होने वाला है। जहाँ भी फ्लक्स आएगा वहाँ यूज़ होगा, और भी कई जगहों पे यूज़ होगा, ठीक है, बहुत सी जगहों पे। इवन दो करंट में भी हम यूज़ करेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, ओके, वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ओके। तो फिलहाल खास छोड़ो उस चीज़ को, और क्या नाम, याद रखो कि दिस इज़ एरिया वेक्टर। यदि ये एरिया वेक्टर ये है, ये लाइन है, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही थी, ऐसे ही तो आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसे आ रही थी, ऐसे ही आ रही थी, और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, तो कितना एंगल हुआ? 0 डिग्री। कितना एंगल हुआ? 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन हो गई इसीलिए, ठीक है। तो उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। यदि एंगल चेंज होगा, इतना हो गया, मतलब अब कैसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हो गए, तो इस समय फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो इसकी तो थिकनेस है, पतला सा मैं मानता हूँ ना, एरिया तो बहुत पतला होता है ना, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, तो उसमें से यदि कोई फील्ड लाइन जा पाएगी, अभी ऐसे जा पाएगी कोई फील्ड लाइन? नहीं जा पाएगी, कोई भी नहीं जा पाएगी उसमें से, इसीलिए उस टाइम पे फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा, ओके। खैर वैसे भी आपको मैंने बता दिया कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का नेट फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्ड चेंज कर दूँ यदि, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं वर्ड लगाना चाहूँगा नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज ऑलवेज 0 only for magnetic flux, not for electric flux, and you should उतारो ठीक कर लो, ओके, हटा दो। चलो, काफ़ी चीज़ हमने लिख ली है इसके बारे में, है ना। चलिए, ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। अब हमें ये लाइन याद रखनी है कि जो टोटल फ्लक्स है वो हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। क्या रहता है? 0 रहता है, ठीक। यदि टोटल फ्लक्स 0 रहता है तो हमें इसको पढ़ के फ़ायदा क्या हुआ? व्हाट वी गेट? कई सारे साइंटिस्टों के दिमाग में ये आया होगा। एक साइंटिस्ट था, जाको नाम था फेराड। क्या नाम था? फेराड। क्या बना दिया डब्लू का मैंने? ये एक साइंटिस्ट था फेराड, उसके दिमाग में भी एक कांड आया, तो उसने, साइंटिस्ट था, उसने कुछ और कांड कर दिया। उसने क्या कांड किया? उसने 3 चीज़ें देखी फाई के लिए, कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ओके, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एस, ओके, और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस कंपोनेंट ऑफ थीटा, ओके। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए जब तक मैं बैठा। उसने क्या करने की कोशिश की कि जो ये फॉर्मूला था फाई इक्वल टू बी डेल एस कॉस थीटा, इसके तीनों कंपोनेंट बी डेल एस और कॉस थीटा में परिवर्तन लाया, चेंज लाया, डिफरेंस लाया, ओके। क्या करा? ये उसने एक इमेजिनरी एरिया ले लिया, ओके। या इमेजिनरी एरिया क्या, मैं एक्चुअली एरिया ले लिया उसने, ओके, इमेजिनरी नहीं लिया, क्योंकि उससे इफेक्ट समझ में नहीं आएगा उसको। वो समझना चाह रहा था कि क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ही टेक्स एन एरिया डेल एस, ओके। ये प्लेट ले ली उसने, ओके, स्टील की ले ली, कंडक्टर की ले ली, कोई ठीक, आयरन की ले ली। अब ऐसे रखी थी वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सारी जा रही, ऐसे रखी है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी जा रही है ना, जितनी आ रही है उतनी चली आ रही है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने क्या करा? चेंज करना स्टार्ट करा, चेंज था,
ऐसे था, ऐसे कर दिया, फ्लक्स में चेंज आया होगा। फ्लक्स में चेंज आने में टाइम लगता है, याद रखना। यहाँ पे था वो, यहाँ पे अभी 0 था फ्लक्स, क्योंकि जितना आ रहा था उतना जा रहा था। लेकिन अचानक से मैं चेंज करूँगा तो अभी आएगा फिर जाएगा ना, आते ही, आने से पहले ही मैं और चेंज कर दूँ, हैं, और चेंज कर दूँ, तो क्या नेट फ्लक्स बन सकता है? जाने ही ना दूँ, जाने वाले को जाने ही ना दूँ, मैं उसके आते ही मोड़ दूँ, मोड़ दूँ, बार बार मोड़ूँ। मेरा हाथ इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकता, प्लेट पूरी मुड़ सकती थी, ठीक है, वो ऐसे मुड़ सकती थी, ठीक है। मैं बार बार मोड़ते जा रहा हूँ उसको, वो ऐसे थी, ठीक है। फटाफट मैंने ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, फिर ऐसे कर दी, फिर ऐसे कर दी, फिर ऐसे कर दी, फिर ऐसे कर दी। आई एम चेंजिंग द एरिया, आई एम चेंजिंग द एरिया। उसने कुछ इफेक्ट देगा, अभी समझ लो, समझते जाओ, ठीक है। मतलब एरिया भी उसने कैसे चेंज कर, एरिया चेंज नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, चेंज एंगल चेंज कर रहा है, कॉस थीटा चेंज कर रहा है, ठीक है। कभी ऐसे कर रहा है, 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 कभी, और फ्लक्स में क्या आता जा रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक। अब एरिया की बात है, एरिया को उसने क्या करा, उसने क्या नाम जो है डिफरेंट सेक्शन बनाए। पहले एक पतला एरिया रखा, फिर नीचे दबाया, बड़ा एरिया आया, नीचे दबाया, बड़ा एरिया आया, नीचे दबाया और बड़ा एरिया आया, बहुत बड़े चीज़ दबाया, और उनको चेंज करना, तो एरिया चेंज होगा बार बार। कभी 10 फील्ड लाइन एरिया से जा रही है, कभी 5 ही जा रही है, ओके, और बहुत तेज़ी से कर रहा है वो काम, ओके। तो यदि ऐसा काम कर रहा है तो एरिया में चेंज आए, एरिया में चेंज आने से फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक। अभी समझो, बस मैं समझा रहा हूँ कि कैसे चेंज लाया। फील्ड लाइन में चेंज, फील्ड लाइन में कैसे चेंज कर रहा होगा, फील्ड को पकड़ी, मतलब इधर एन इधर एस, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। फील्ड लाइन ऐसे चलती है, ओके, चलो ऐसे जाएगी एन टू एस, एन टू एस। हाँ बोलो, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखेंगे, इधर साउथ पोल रखेंगे, तो ऐसे जाएगी। इसको थोड़ा सा हम कर्व फॉर्म में ले लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। वो चीज़ें बात किया जाते हैं, वो समझा देंगे बाद में। फिलहाल तो उसने क्या करा, इस मैग्नेटिक फील्ड को कभी ऊपर करा, कभी नीचे करा, कभी दूर करा, कभी पास करा। इससे क्या हुआ, फील्ड लाइन में चेंज आया, आया ना, नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन में चेंज आया। फील्ड लाइन में चेंज आया मतलब बी में चेंज आया, है ना। बी में चेंज आया तो फ्लक्स में भी चेंज आएगा, हाँ या ना। तो ये तो उसने तरीका हो गया फ्लक्स में चेंज निकालने का, ओके। अब उसने ये फ्लक्स में चेंज करते करते उसने जो बीच में अपनी प्लेट रखी थी उसकी स्टडी करी। उसमें देखा कि उस प्लेट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, या पीडी व्हेन देयर इज नो सर्किट। जब कोई सर्किट ना हो, जब कोई कनेक्शन ना हो, किसी भी सर्किट से यदि कोई कनेक्शन ना हो, तो बॉडी में जितना भी पोटेंशियल होता है वो क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, ओके। उसने देखा, स्टडी किया कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि मैं बहुत तेजी से चेंज लाऊं तो देन ही गिव्स अ थ्योरी, he gives a theory that when we change the flux across an area, a conductor, then there will be a induced EMF which is equal to the rate of change of flux with respect to time, which is equal to the rate of change of flux with respect to time, okay. That comes EMF, induced EMF, okay. बाद में इसमें करेक्शन की गई, हाँ, करेक्शन से बताया गया कि ये भैया
इसमें बस एक चीज़ की कमी है, माइनस की, ठीक है, वो समझोगे आप, समझोगे, ठीक। इस माइनस का क्या मतलब था, व्हाट द हेल ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन। हाँ, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये था कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ वांट्स टू अपोज द चेंज और द cause of the change, cause of the change. What the meaning of this cause of the change or change? Stop, pause, क्या है, यदि एरिया है, ओके, ये ऐसे घूम रहा है तो घूमने की वजह से है ना, घूमने की वजह से मतलब इसमें फ्लक्स आ रहा है, हाँ या ना। तो ये ईएमएफ ऐसा होगा, इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा वो इस तरीके से होगा कि इस घूमने को उल्टा करना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा। हालांकि घुमा नहीं सकता, ये घुमा पाएगा वो बात अलग है, लेकिन ऐसे घुमाना चाहेगा, मतलब अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इफ यू डू सम चेंज इन एनी बॉडी द बॉडी विल अपोज यू, है। That is the property of inertia and you have already studied inertia in 9th class. हाँ हाँ जी, inertia की प्रॉपर्टी यही कहती है कि कोई भी बॉडी हो, उसमें यदि आप चेंज लाओगे, किसी भी टाइप का चेंज, तो इट विल अपोज यू, वो आपको क्या नाम, अपोज करेगी। ठीक है, मैं हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा, अपोज करेगी, ओके। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहे हो ना, एक तरीके से चेंज ला रहे हो, किस में ला रहे हो, फ्लक्स में ला रहे हो, किस में ला रहे हो, फ्लक्स में ले रहे हो। फ्लक्स की वजह से बॉडी में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, जो चाह रहा है कि नहीं नहीं दौड़ो दौड़ो, जल्दी जल्दी दौड़ो, इसको चेंज करो, जो ये चेंज हो रहा है इसको चेंज करो, है ना, चेंज द चेंज, ओके। तो ये नेगेटिव साइन उसको रिप्रेजेंट करता है कि दिस ईएमएफ इज ऑलवेज वांट्स टू अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को चेंज करना चाहिए, ओके, समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हम कहानी पढ़ते हैं। अच्छा, यदि यहाँ से सर्किट में ये कनेक्टेड हो, इफ दिस ईएमएफ, मतलब ये हमारी प्लेट है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखी हुई है, ओके, जो घूम रही है या कुछ भी हो रहा है उसमें, ओके, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, आई टेल यू व्हाट कैन बी डू विद दीज थ्री थिंग्स टू चेंज द फ्लक्स, है ना। मैंने बता दिया आपको, बी में कैसे चेंज लाए, डेल एस में कैसे चेंज लाए, कॉस थीटा में कैसे चेंज लाए, है ना। तीनों में तो कुछ भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ओके। तो यदि ऐसा हो रहा है और मैं उस एरिया इस डेल एस को, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ कहाँ पैदा होगा, इस डेल एस में, कहाँ पैदा होगा, डेल एस में, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ है, वो पोटेंशियल है, उसको स्टोर होने के लिए कोई जगह चाहिए, कहाँ होगा, वो कंडक्टर में होगा, ओके। खैर छोड़ो उसको। यदि ये सर्किट से कनेक्टेड हो, यदि हम इसको सर्किट से कनेक्ट कर दें, तो अभी फिलहाल सोचो मत कैसे होगा, आगे जनरेटर और मोटर आ रहा है, वहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को। यदि मैं इसको सर्किट से कनेक्ट कर दूँ तो इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा R, है, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ ये क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ इक्वल टू V, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। और करंट क्या हो जाएगी, समझ में आया। दिस करंट विल बी इंड्यूस्ड करंट, कौन सी करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट होगी, समझ में आ गया मेरी बात। जो एक करेक्शन की थी माइनस वाली, वो लेंज की थी। लेंज एक साइंटिस्ट था जो फराडे के साथ ही काम कर रहा था, उसने एक्सपेरिमेंट करके इसको करेक्ट किया कि भैया माइनस लगा दे फिर ठीक हो जाएगा और सब कोई दिक्कत ना है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम टॉपिक का नाम डालते हैं अपने, और हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, मैंने फराडे लॉ लिखा दिया था क्या,
फराडे लॉ काट दो भाई, अभी तो कुछ लिख दिया हो तो उसको मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन पहले हमें इंडक्शन के बारे में जानना होगा, उसके बाद फराडे लॉ हम समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। आप करंट आजकल आपको ज़िंदगी में यदि एसी करंट मिल रही है, एसी करंट यदि आपको मिल पा रही है इतनी सस्ती, 10 रुपये यूनिट, 12 रुपये यूनिट, 6-7 रुपये पर यूनिट यदि करंट मिल रही है आपको, सस्ती है, सच में बता रहा हूँ, तो इसी फिनोमेना की वजह से है। नहीं तो डीसी मिलती एडिशन के हिसाब से, और डीसी हम आम आदमी लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक, वो 50-60 रुपये के जी पर यूनिट आती, या 100 रुपये पर यूनिट आती, बहुत महंगी होती वो। ओके, एसी इज चीप। ओके, एसी बोला तो एयर कंडीशनर नहीं, एसी बोला तो अल्टरनेटिंग करंट, समझोगे यार, समझोगे, अभी टेंशन ना लो ज़्यादा। हाँ देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि देखो प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझो कि यदि मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज के, ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास कोई नो चार्ज कोई चार्ज नहीं, इस पर कंडक्टर रख दूँ तो क्या होता है, थोड़ी देर में व्हाट हैपेंस कि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इसमें भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि चार्ज 0 है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लेस देन प्रोटॉन्स, है ना, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन से कम है इलेक्ट्रॉन की नंबर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लिया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर इस वाली सरफेस पे, इसको यदि हाफ इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव का उल्टा कौन है, नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर आ जाएगा, विदाउट कॉन्टैक्ट एनी, किसी भी कॉन्टैक्ट को बिना करे यदि हम इस तरीके से किसी बॉडी को क्या कर दें, चार्ज कर दें, चार्ज कर दें, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन, ओनली इंडक्शन, वो क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। समझ में आया? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझो, फिनोमेना क्या है इंडक्शन का, मेन मुद्दा क्या है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्ट हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे ये किसकी वजह से चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से चार्ज आ रहा है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड हो जा रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि यदि मैं किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, और उसके फ्लक्स में चेंज लाऊं, फ्लक्स में क्या लाऊं, चेंज, डेल फाई, डेल का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब चेंज तो हुआ होगा, तो यदि मैं उसके फ्लक्स में चेंज लाऊं मैग्नेटिक फील्ड में रख के, मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी होगी, देन उस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा उसमें करंट पैदा होगी, ठीक है, विदाउट एनी टच, कोई टच किया है नहीं, फील्ड लाइन तो इमेजिनरी है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है ना, तो करंट पैदा होगी, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट,
and that phenomena is known as electromagnetic induction. I think you got it. You got it. You got it, man. You got it. ओके, तो लिख लो इसके बारे में और ख़त्म करते हैं कहानी फिर आज की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, कोई दिक्कत तो नहीं? EMI क्या दिया मैंने? लोन की याद आ गई होगी। सर फ़ोन लिया था एप्पल का EMI पे। हाँ चलिए खैर छोड़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज क्या लिखें, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखेंगे when a conductor is placed inside a magnetic field and flux across it is to be changed, due to the change in flux में चेंज होने की वजह से there will be a induced EMF लिख देता हूँ, करंट नहीं लिखता क्योंकि क्या पता सर्किट से कनेक्ट है या नहीं है। देखो सर्किट से कनेक्ट होगा तभी करंट पैदा होगी, सर्किट से यदि कनेक्ट नहीं है तो केवल EMF पैदा होगा। ओके, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड inside the conductor. That phenomena is called EMI. This phenomena is called as EMI, electromagnetic induction. क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पक्का देख लो, उतार लो इसको और फराडे लो अपन लोग कल लिखते हैं। लेंज लो, लेंज करेक्शन भी कल ही करते हैं अपन लोग। और उसके बाद अपन लोगों को पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड तो पढ़ चुके हैं, राइट हैंड पढ़ना है, जो कि हमें बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। ओके, हाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। ओके, तो ये चीज़ें होंगी, कल को देखेंगे और चीज़ें हैं जो भी हैं। ओके, तो टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर बड़ा आसान है, चैप्टर ख़त्म होने वाला भी है क्योंकि उसके बाद जनरेटर और मोटर रह गया। दो टाइप का आपका जनरेटर होगा, AC जनरेटर, DC जनरेटर। उनको एक एक दिन लगेगा। AC जनरेटर एक दिन होगा, DC जनरेटर एक दिन होगा, मोटर एक दिन होगा। ओके, और उससे पहले कल को आपका फराडे और लेंज हो जाएगा और फ्लेमिंग हो जाएगा। 3 चीज़ कल हो जाएंगी, तो कल को करेंगे और चीज़ों का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी लेने वाली बात नहीं है। और जो आपका टेस्ट हुआ था संडे में, है ना, आसान हुआ था, बहुत आसान हुआ था। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने अच्छे नंबर लाए होंगे, मैंने अभी कोई चेक नहीं करा है। ओके, आपको आंसर की ऑब्जेक्टिव्स की मैं दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। चलिए कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।